एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं 5.56 mm की जो जेवीपीसी है, यानी ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन राइफल। इसको लेकर आई एक रिपोर्ट से। आपको याद होगा 2016 में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज यानी सीआईएसएफ के द्वारा इनको खरीदा गया था। और अब इनका जो यूजर फीडबैक है, इसको लेकर वेटरन जर्नलिस्ट संदीप नाथन सर ने एक महत्वपूर्ण इंसाइट शेयर करी है, जहां पर उन्होंने बताया कि ओवरऑल सिक्योरिटी फोर्सेज इनके परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हैं। लेकिन एक चीज़ है जो उन्हें काफ़ी परेशान कर रही है। जेवीपीसी की जो चार्जिंग हैंडल है, ये स्मूथ नहीं है जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, और इसके चलते कुछ दिक्कतें हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं। हालांकि जेवीपीसी की बात करें तो ये भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाई गई है, और इसमें डीआरडीओ के साथ जो पार्टनरशिप है वो भी फॉर्म करी गई थी। ये एक लाइट वेट कॉम्पैक्ट कार्बाइन है, जिसे क्लोज क्वार्टर एंगेजमेंट के को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ये जो पुरानी आउटडेटेड सब मशीन गन्स हैं, उनको मॉडर्न वर्सेटाइल वेपन सिस्टम से रिप्लेस करने के एक मिशन के अंतर्गत बनाई गई थी, और ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी पसंद भी आई है। अब अगर हम इसके हाई रेट ऑफ फायर की बात करें तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। इसका जो रेड्यूस वेट है, इससे भी वो काफ़ी संतुष्ट है, और खासकर इसकी जो 200 मीटर तक की रेंज है, वो इसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण बना देती है। और ऐसे में सीआईएसएफ के लिए ये एक पसंदीदा हथियार भी बन चुका है। सीआईएसएफ का जो फीडबैक आया है, उस पे 90% इसकी तारीफ ही करी गई है, सिवाय एक चीज़ को लेकर के, जो कि चार्जिंग हैंडल को लेकर है। उन्होंने कहा कि ये इतनी स्मूथ नहीं है और ये स्टिफ है, जिसकी वजह से कभी-कभी कुछ दिक्कतें हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन इसमें जो 5.56 mm का राउंड इस्तेमाल किया गया है, ये एक बेहतरीन ऑप्शन है सीआईएसएफ के लिए, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर उनका मानना है कि इसको सुधारा जाना चाहिए, और उसके बाद ये जो जेवीपीसी है, इसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। हालाँकि ये इश्यूज़ जो है, ये बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वो इन फीडबैक के आधार पे आने वाले भविष्य में परिवर्तन अवश्य करेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को काफ़ी समर्थन देती आई है। ये सब हम भली भांति जानते हैं, लेकिन इसी में एक बड़ा कदम उठाया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, जहां पर इंडियन नेवी ने ये डिसाइड किया है कि वो अब अपने जो एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें स्वदेश निर्मित जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो हैं, इनको इंस्टॉल करेगी। और इसमें से जो पहला प्लेटफॉर्म होगा जो कि इंडिजिनस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को प्राप्त करेगा, वो भारतीय नौसेना का MS-60R रोमियो, जिसको हम सीहॉक भी कहते हैं, ये जो है इसको रिसीव करेंगे। और कुल मिलाकर के भारतीय नौसेना का प्लान यही है कि जो एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, उन्हें एनहांस किया जाए। और ऐसे में जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो हैं, जिन्हें भारत के द्वारा ही विकसित किया गया है, और सही मायने में बात करें तो ये इंडियन नेवी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कोलैबोरेशन में विकसित करे गए हैं। ये भारतीय नौसेना की पहली पसंद बन चुके हैं, और इन्होंने ऑलरेडी अपनी जो रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस है, उसको प्रदर्शित भी किया है। अब यही में जो पहला सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, ये हमें MS-60 रोमियो में देखने को मिलेगा, और आने वाले भविष्य में और भी जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, उनमें जो स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, ये इस्तेमाल होते नजर आएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट लार्सन टोब्रो से आ रही है। लार्सन टोब्रो के द्वारा अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि जो एडिशनल ऑर्डर है 100 K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल हवाइजर गन्स का, ये उन्हें मिलने वाला है, और ये ऑर्डर बहुत जल्दी फाइनलाइज कर लिया जाएगा। ये एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम बेसिकली लार्सन टोब्रो और साउथ कोरियन कंपनी हानवा डिफेंस के साथ कोलैबोरेशन में बनाई गई हैं, और इन्होंने भारतीय थल सेना की कैपेबिलिटी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लार्सन टोब्रो ने पहले भी 100 की संख्या में जो K9 वज्र गन है, जिनको 2021 में शेड्यूल किया गया था, उससे पहले ही डिलीवर कर दिया है, और उस समय इनकी लागत 4,500 करोड़ रुपए थी। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करते ही उन्हें तत्काल तौर पर यह अनुमान था कि जो एडिशनल गन्स हैं, इनका ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, और तभी से चीज़ें जो हैं वो शुरू भी हो गई थी। अब अरुण टी रामचंदानी सर, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लार्सन टोब्रो प्रिसीजन इंजीनियरिंग के, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जो निगोशिएशन है, वो अपने अंतिम स्टेजेस में है, और जो रिपीट ऑर्डर है, ये बहुत जल्दी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा दे दिए जाएंगे। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी कॉन्ट्रैक्ट की, इसको लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करी गई है, और ये चीज़ें अभी फाइनलाइज होना बाकी है। लेकिन माना जा रहा है कि पुराने ऑर्डर की तुलना में जो वैल्यू है, ये हाई रहेगी। उसके पीछे की वजह इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। K9 वज्र की जहाँ तक बात करें तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर गन है, जो कि भारतीय सेना के द्वारा ऑलरेडी इस्तेमाल करी जाती हैं, और भारतीय थल सेना इनको लेकर काफ़ी खुश भी है। इसमें बहुत सारे जो एडवांस फीचर्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाई रेट ऑफ फायर हो गया, लॉन्ग रेंज हो गई, एक्सीलेंट मोबिलिटी हो गई। ये सारी चीज़ें इसे एक फॉर्मेडेबल वेपन सिस्टम बना देती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑलरेडी अस्त्र सीरीज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रही है, और क्रमशः अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 को प्लान किया गया है।
जिसमें से अस्त्र मार्क 1 ऑलरेडी भारतीय वायुसेना की सर्विस में है, तो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल अपने डेवलपमेंटल फेज को पूरा करने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी है और अस्त्र मार्क 3 ऑलरेडी पाइपलाइन में है। लेकिन इसी बीच डीआरडीओ की तरफ से ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो चुका है कि अस्त्र सीरीज में अब एक नई मिसाइल आपको देखने को मिलने वाली है और ये होगी अस्त्र मार्क 4। अब अस्त्र मार्क 4 को लेकर के फिलहाल तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि ये मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी या फ्यूचर के वॉरफेयर को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। अस्त्र मार्क 1 से ही सारी मिसाइल संबंधित होने वाली हैं, क्योंकि 15 वर्ष की रिसर्च के बाद जो ये मिसाइल है, ये हमें देखने को मिली थी और उसके बाद इसने आधारशिला रखी थी भारत की दूसरी बीवीआर मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जिसमें अब क्रमशः हमें अस्त्र मार्क 2 सबसे नई मिसाइल देखने को मिलने वाली है। अस्त्र मार्क 3 की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई जाएगी। लेकिन अस्त्र मार्क 4 के बारे में जहाँ तक बात रही, तो ये अस्त्र मार्क 3 से भी ज़्यादा पावरफुल होगी। डीआरडीओ की ये नई मिसाइल बेसिकली फ्यूचर के वॉरफेयर को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, जहाँ पर ये हाई स्पीड के जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है, उनको अपना टारगेट बनाएगी और ये 2030 के मध्य तक हमें देखने को मिलने वाली है। अपने प्रेडिसेसर के तुलना में ये जो मिसाइल होगी, ये ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स के अलावा जो स्टेल्थ फाइटर हैं और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, इनको भी हवा में डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखेगी। अब अगर हम इंडस्ट्रियल सोर्सेज की बात माने, तो डीआरडीओ ने ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी है, इसको डिफाइन करने का काम शुरू कर दिया है और जो रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 4 में हमें क्या क्या कैपेबिलिटीज ऐड करनी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना के वेटरन टेस्ट पायलट जो केएलसी नेवी प्रोग्राम से संबंधित भी थे, जयदीप मौलांकर सर ने, जो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि बेसिकली एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें लार्ज एरिया डिस्प्ले और इंटीग्रेटेड कॉशन एंड वार्निंग सिस्टम है, इसको लेकर अपनी चिंता व्यक्त करी है और उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जो लार्ज एरिया डिस्प्ले और इंटीग्रेटेड कॉशन एंड वार्निंग सिस्टम है, क्या ये वाकई हमारे लिए उपयोगी है? क्या इनसे वाकई हमें जो फ़ायदा है वो देखने को मिलेगा? और उन्होंने क्वेश्चन ऐसा भी नहीं किया। उन्होंने कहा ये जो टेक्नोलॉजी विकसित करी गई है, ये बेसिकली काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है बनिस्बत इसके कि ये पायलट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है, उसको सही मायने में एनहांस करें। मौलांकर सर का ये कहना है कि 2023 सितंबर में F-35B के साथ जो हादसा हुआ था, इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया था, जहाँ पर पायलट पुअर वेदर कंडीशन में इजेक्ट तो हो गया था, लेकिन जेट जो है वो अपने से उड़ती रही काफ़ी लंबे समय तक और बाद में उसको कई दिन बाद ढूंढा गया। और ये जो मिसहैप हुआ था, उसने जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, इनमें कॉम्प्लेक्सिटी और इनकी कमज़ोरियों को दुनिया के सामने उजागर किया कि जो एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम होता है, ये कितना हमारे लिए घातक भी हो सकता है। दरअसल लार्ज एरिया डिस्प्ले को लेकर उनका ये मानना है कि इसमें बहुत सारे जो कॉकपिट फंक्शंस हैं, उनको एक सिंगल इंटरफेस में आप ला के रख तो देते हैं, लेकिन इससे आप एक ऐसे ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो आजकल हमें मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में देखने को मिलता है और ये चीज़ें हमें एमका और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में देखने को मिलेंगी। लेकिन मौलांकर सर का ये कहना है कि ये ट्रेंड बेसिकली जो लैट को कॉकपिट में इनकॉर्पोरेट करने का है, ये हमारे लिए और ज़्यादा बर्डन बन सकता है, क्योंकि क्या सही मायने में ये हमारे पायलट की जो परफॉर्मेंस है और उसकी सेफ्टी है, उसको एनहांस करेगा? इसमें अभी भी सवाल का घेरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समय हर देश लैट टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक डिस्प्ले में आप सारी जो सारी इन्फॉर्मेशन को अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो इससे पायलट का बर्डन बढ़ेगा और जो एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन है, ये उसकी कंट्रोल और अवेयरनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो मौलांकर सर ने इन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर उठाए हैं। आपको क्या लगता है, मौलांकर सर का कहना सही है? क्या लार्ज एरिया डिस्प्ले वाकई हमारे जो पायलट हैं, इनके लिए जो कार्य है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।